हेलो स्टूडेंट्स। हाँ जी, हमारा हिस्ट्री चैप्टर 3 दैट इज़ गोइंग ऑन। सो नेक्स्ट we will discuss this one point: new economic situation created in India by the First World War. Actually, 1914 to 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी और वर्ल्ड वॉर का राजे इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर बहुत ज़्यादा असर हुआ, क्योंकि ब्रिटेन जैसे सारे यूरोपियन कंट्रीज़ जो थे वो वर्ल्ड वॉर में बिज़ी हो गए थे। ठीक है, और लड़ाई के कारण सारे के सारे कंट्रीज़ का जो आपसी ट्रेड था, जो इंटरनेशनल ट्रेड था, लगभग बिल्कुल बंद हो चुका था। और इसी कारण इंडियन मिल्स के साथ भी जो हमारी सप्लाई थी, इंडिया के साथ जो ब्रिटेन का ट्रेड चल रहा था, वो भी नियर अबाउट बंद हो चुका था, क्योंकि ब्रिटेन वॉर में बिज़ी था। तो इसीलिए इंडियन मिल्स के लिए एक ऐसा रास्ता बन गया था, हमारे जो लोग थे उनके लिए होम मार्केट, बहुत बड़ी होम मार्केट अवेलेबल हो गई थी, क्योंकि ब्रिटिश का ध्यान जो इंडिया की तरफ कम था और लड़ाई की तरफ ज़्यादा था। ठीक है, जैसे ही वॉर के कारण डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि हर कंट्री के अंदर जो बाहर से चीज़ें आती थी वो आनी बंद हो गई। ठीक है, दूसरों के साथ उनका ट्रेड बिल्कुल बंद हो चुका था, और ऊपर से वॉर के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। कितना कुछ जो है पहले ही रूइंड हो चुका था। जहाँ पर लड़ाई चल रही थी, आपको पता है कितने सारे कंट्रीज़ थे, जर्मनी में, फ्रांस में, ब्रिटेन में कितने लोग मारे जा चुके थे, कितना ज़्यादा, और कितनी बिल्डिंग्स, लोगों की फसलें तबाह हो चुकी थी। और आपको पता है कि जहाँ अगर लड़ाई चलती है तो हर जगह तबाही ही तबाही होती है, तो उसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। और इसीलिए जो डेली नीड्स उनकी थी, ख़ास करके सोल्जर की नीड्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। तो इसके कारण इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि बहुत सारी नई नई फैक्ट्रीज सेटअप होने लगी। जैसे जैसे जो अलग तरह की डिमांड बढ़ती है, जब सिचुएशन चेंज होती है तो लोगों की ज़रूरतें भी चेंज होती हैं। ठीक है, एक नॉर्मल इंसान में और एक सोल्जर की ज़रूरतों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अब लड़ाई के कारण जो ज़रूरत थी वो बहुत ज़्यादा किस चीज़ की थी? सोल्जर्स की डिमांड को पूरा करना सबसे बड़ा मोटिव था उन लोगों का। तो इसके लिए जैसी चीज़ों की डिमांड थी वैसी ही नई नई फैक्ट्री सेटअप होने लगी। ठीक है, उन फैक्ट्रीज़ में नए वर्कर्स को भर्ती किया जाने लगा। तो और जो डिमांड बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए वर्कर्स को बहुत कई सारे घंटों तक काम करने का समय मिल रहा था। जिन लोगों के पास पहले वर्क नहीं था, वर्क करने के लिए जो लोग उसकी सर्च में इधर उधर घूम रहे थे, अब उनको काम मिलने लगा। ठीक है, और दूसरी बात ये भी थी कि महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, इसका असर ये भी था। और कॉटन प्रोडक्शन नियर अबाउट बिल्कुल कोलैप्स हो चुका था। ठीक है, जो कॉटन का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का हमारा ब्रिटेन के साथ ट्रेड चल रहा था, वो बिल्कुल ही स्टॉप हो चुका था। बिल्कुल हम कह सकते हैं कि उसका डाउनफॉल आ चुका था। ठीक है, लेकिन आफ्टर द वॉर इट वाज अनेबल टू मॉडर्नाइज एंड कम्पीट विद यूएस। ठीक है, जर्मनी, जापान, अब उन सारी कंट्रीज़ में आपको पता है कि उनको फिर से मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत थी, दोबारा से उनको सेटअप करने की ज़रूरत थी। तो इसीलिए ब्रिटेन के लोगों ने क्या किया, इंडिया जैसी कॉलोनीज़ को, क्योंकि पहले से ही उसके अंडर कंट्रोल में थे, तो इसी के ऊपर उन्होंने अपना कह सकते हैं कि पूरा जोर जमाना शुरू कर दिया। और ऊपर से ब्रिटेन का बिज़ी होने का हमारे लोगों ने भी फ़ायदा उठाया। जहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो ट्रेडर थे, उनके लिए ये एक गोल्डन चांस था कि ब्रिटेन के लोगों का या ब्रिटिशर्स का वो इधर इंडिया की तरफ ध्यान नहीं था, इसलिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोजीशन हासिल कर ली थी, क्योंकि उन्हें अपनी मार्केट जो है खाली मिल गई थी। अब उनके ऊपर कंट्रोल करने वाले जो लोग थे वो कहीं और बिज़ी हो गए थे। तो ये हमारे लोगों के लिए कुछ अच्छा भी इसके लिए हुआ, लेकिन आपको पता है कि लड़ाई के कारण जो तबाही हो चुकी थी, उसके कारण वर्ल्ड की जो नेशनल या इंटरनेशनल चीज़ों की जो कीमत थी बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई थी। ठीक है, तो इसी और आगे जो है
वर्ल्ड वॉर के बाद 1919 में अब फिर से ब्रिटिश लोगों ने अपना ध्यान यहाँ पे लगाया, इंडिया की तरफ मोड़ा, और उन्होंने रियलाइज़ किया कि यहाँ के जो लोग हैं इनको भी कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो उसके लिए उन्होंने ये एक नया एक्ट पास किया जिसको रॉल्ट एक्ट का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो एक्ट था इसके कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावर मिल गई थी, उनको ये राइट मिल गया था कि वो किसी भी लीडर को जब चाहें जेल में डाल सकती हैं, ठीक है, बिना उसके ऊपर कोई मुकदमा चलाई, बिना उसके ऊपर कोई एलिगेशन लगाई, जिसको मर्ज़ी चाहें पकड़कर जेल में डाल सकती हैं। तो इस बात का हमारे लोग बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे थे, लोगों को ये एक्ट जो था बहुत ज़्यादा गलत लग रहा था, इसीलिए हमारे लोग इसके ख़िलाफ़ खड़े हो गए। जगह जगह पर लोग रैलीज़ करने लगे, हड़तालें शुरू हो गई, ठीक है, धरने लगाने लगे, और लोग जो इतने ज़्यादा भड़क गए थे क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने बहुत सारे इंडियन लीडर्स को पकड़कर जेलों में डाल दिया था, और इसके कारण लोगों में नाराज़गी और ज़्यादा बढ़ गई थी, और इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि ये जो एजिटेशन थी, जो धरने वगैरह रैलियां जो लोग कर रहे थे, पहले तो वो शांतमय तरीके से कर रहे थे, जब उन्होंने देखा कि ब्रिटिश लोग उन पे बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं तो लोगों की जो भीड़ थी बहुत ज़्यादा भड़क चुकी थी, और उन्होंने इस भीड़ ने क्या हुआ, हिंसा का रूप ले लिया। लोग दंगे फसाद के ऊपर उतर आए, उन्होंने बहुत सारी शॉप्स को जैसे तोड़ डाला, रेलवे स्टेशन, जो जो गवर्नमेंट्स की बिल्डिंग्स थी उनको तोड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इसके कारण स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसी टाइम पे क्या किया, मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ लगाने के बाद जो सारी की सारी आर्मी की कमांड थी वो जनरल डायर के हाथों में आ गई। जनरल डायर जो आपको पता है बहुत ही ज़्यादा क्रूअल पर्सन था। तो उसी टाइम पे ये जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ। एक्चुअल में हुआ क्या था, 13 अप्रैल 1919 को विलेजर्स की एक बड़ी भीड़, बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे होकर के अमृतसर में जलियांवाला बाग में कोई जलसा कर रहे थे, ठीक है। असेंबली उन्होंने की हुई थी, वो शांतमय ढंग से बैठे हुए थे, लेकिन जनरल डायर ने अचानक ही ये घोषणा कर दी थी कि कहीं पर भी कोई ऐसा इकट्ठ नहीं किया जाएगा। लोग बिल्कुल अनजान थे, वो इस बात को नहीं जानते थे, और बिना किसी वार्निंग के जनरल डायर ने अपनी आर्मी को लेकर के वहाँ पर लोगों के ऊपर हमला कर दिया और अंधाधुंध गोलियाँ चलानी शुरू कर दी। बहुत सारे लोग वहाँ पर मारे गए, इतना ज़्यादा नरसंहार हुआ कि सारे का सारा वो जो प्लेस था लहू से भर गया था, खून से भर गया था, इतना ज़्यादा। बहुत सारे वहाँ पर बच्चे, बूढ़े, नौजवान, ठीक है, औरतें भी वहाँ पर थी। किसी के ऊपर कोई किसी तरह का उन्होंने तरस नहीं किया, सबको गोलियों से भून डाला। तो इतना ज़्यादा नरसंहार देख कर के इंडियंस लोग और भी ज़्यादा भड़क चुके थे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम शुरू कर दिया। गांधी जी ने भी, इनको भी इसका बहुत दुख हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो पहले से ही सत्याग्रह को लेकर के चल रहे थे। वो चाहते थे कि किसी प्रकार की कोई हिंसा ना हो, और इतनी बड़ी हिंसक घटना ने उन सबको हिला के रख दिया। और बजाय इसके कि लोग अंग्रेज़ों से डरने लगे, बल्कि लोग और भी ज़्यादा भड़क उठे। जो लोग घरों में बैठे हुए थे वो भी घरों से निकल करके बाहर आ गए। जगह जगह रैलियां होने लगी, हड़तालें होने लगी, ठीक है, लोग जुलूस निकालने लगे। तो बहुत ज़्यादा स्थिति जो थी बिगड़ गई थी। और इससे उसके बाद 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाई गई, ठीक है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ने हमारे इकोनॉमी के ऊपर इसका क्या असर पड़ता है, फॉरेन गुड्स का बाइकआउट कर दिया गया। क्या थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कि जो विदेशी चीज़ें हैं विदेशियों के साथ कोई ऑपरेशन नहीं करना, ठीक है, उनसे कोई लेन देन नहीं रखना, यही थी हमारी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो सबसे पहले क्या था कि जो भी फॉरेन गुड्स यहाँ पे थी, जो बाहर के प्रोडक्ट्स यहाँ पे बिकते थे, उन सब का बाइकआउट किया जाए। जो लिकोर शॉप्स हैं उन सब से
और जो बाहर का जो क्लोथ वगैरह है उनको जला दिया जाए। मींस कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे कंट्री में नहीं बनती, बाहर से आई है, उनको यूज़ ना किया जाए। अगर घरों में हैं तो उनको जला दो, डोल दो, कुछ भी करो, लेकिन उसको यूज़ नहीं करोगे। ठीक है। 1921-22 तक ये ऐसे ही चलता रहा। और इसका असर इकोनॉमी के ऊपर क्या हुआ कि द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ हाफ्ड बिटवीन 1921 टू 22। जो बाहर का कपड़ा था उसका ट्रेड पहले से आधा रह गया एक साल में, क्योंकि लोगों ने बाहर का कपड़ा यूज़ करना बंद कर दिया। अब ये तो पॉसिबल नहीं होता कि एक ही दिन में सारे का सारा इंडिया ऐसा कर लेगा, है ना। और इसके कारण धीरे धीरे लोगों में जैसे जैसे अवेयरनेस आती गई, लोगों को पता चलता गया, एक से दूसरे को, दूसरे से दो और लोगों को पता चला, है ना, कि क्या क्या हमारी कंट्री में चल रहा है। तो बहुत सारे लोग इनके साथ जुड़ते गए। तो इसके कारण जो हमारा बाहर के ख़ास करके ब्रिटेन के साथ जो हमारा ट्रेड था वो नियर अबाउट बंद होने की कगार में था। ठीक है। जो पहले जो था 102 करोड़ था, अब वो 57 करोड़ रह गया। मतलब इतना ज़्यादा कम हो गया। ठीक है। बहुत सारे मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, उन सब ने ये फॉरेन गुड्स को उनका लेना देना बंद कर दिया। ठीक है। और लोग, हमारे लोग जो थे, उन्होंने भी बिल्कुल जो बाहर के प्रोडक्ट्स थे उनको यूज़ करना टोटली रिफ्यूज़ कर दिया। ठीक है। लोग हमारे कंट्री का बना हुआ कपड़ा पहनने लगे, हमारे कंट्री में बनी हुई चीज़ों को यूज़ करने लगे। ठीक है। और जो इंडियन टेक्सटाइल मिल्स थी उनके लिए भी ये अच्छा काम था। और हैंडलूम्स, जो पहले हमारी जो स्मॉल इंडस्ट्री थी बिल्कुल तबाह हो चुकी थी, अब उसको भी फिर से प्रोटेक्शन मिलने लगी, क्योंकि अब उनकी डिमांड बढ़ने लगी। ठीक है। इंडियन क्लोथ की डिमांड बढ़ने लगी तो लोगों का काम फिर से चलने लगा। ठीक है। और खादी जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था उस टाइम पे। आपने देखा है कि कहीं कहीं पर पिक्चर्स में भी आप देखते हो कि गांधी जी चरखा चला रहे हैं। तो चरखा चलाने का मतलब है कि उन्होंने हमारे लोगों को इस बात के लिए राज़ी किया, उनको इस बात के लिए अवेयर किया कि बाहर के कपड़े का त्याग करो और हमारे अपने कंट्री के बने हुए कपड़े पहनो, खुद से बनाओ, खुद से धागा बनाओ, खुद से कपड़े बनाओ और वही उसी खादी को आप पहनो। ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन द कंट्री साइड। अब ये सबसे ज़्यादा जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी कहाँ पर चली थी? शहरों में। ठीक है। और कुछ जो है कंट्री साइड में भी इसका बहुत ज़्यादा, मतलब हम कह सकते हैं कि ये फैल गया था। कंट्री साइड मीन्स विलेजेस में। ठीक है। In of the peasants movement led by Baba Ramchandra was against talukdars and landlords who demanded extremely high rents and a variety of other seizes from the peasants। ठीक है। तो अब्द में ये जो मूवमेंट थी बाबा रामचंद्र जी ने ये चलाई थी ताल्लुकदार की या लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट, जो लोगों से बहुत ज़्यादा हाई रेंट वसूल करते थे और पीजेंट्स उतना ज़्यादा रेंट देने के काबिल नहीं थे। ठीक है। और उसके कारण लोगों को अपनी ज़मीनें गंवानी पड़ रही थी, वो उनकी ज़मीनें छीन लेते थे। तो इसी बात के को लेकर के या वहाँ पर ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाई गई थी ताकि लोगों को जस्टिस दिलवाया जा सके। ठीक है। इन द गोल्डन हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, वहाँ पर ये एक मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड हो रही थी 1920 में। वो थी क्लोजर ऑफ फॉरेस्ट एरियाज बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट, प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट्स टू ग्रेज देयर कैटल। एक्चुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था कि वहाँ पर जो फॉरेस्ट एरिया जो था उसको अपने अंडर कंट्रोल ले लिया था और लोगों को उन्होंने मना कर दिया था वहाँ पर एंटर करने के लिए। लेकिन वहाँ जो ट्राइबल पीपल वहाँ पर रहते थे वो ये सोचते थे कि ये उनका जन्म सिद्ध अधिकार है कि फॉरेस्ट में एंटर करने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। तो इसके कारण लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ थे और वहाँ पर भी ये, और जब उन्हें पता चला कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रही है तो उन लोगों ने भी इसी रास्ते को अपनाया। ठीक है। तो और वो भी इसका हिस्सा बन गई। नेक्स्ट है फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन असम, freedom meant the right to move freely in and out of the confined space in which they were enclosed। ठीक है। तो उन लोगों के, ये प्लांटेशन के लिए प्लांटेशन वर्कर्स थे आसाम में, तो
क्योंकि पता है आपको असम में टी की खेती की जाती थी, चाय की खेती की जाती है, अब भी करते हैं लोग। और लेकिन उस वक्त ये अंग्रेज़ों ने शुरू की थी उनके कंट्री में। हमारी कंट्री में जो टी प्रोडक्शन होता था उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, जहाँ का जो क्लाइमेट है वो टी की खेती के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल था, इसीलिए वो असम में उन्होंने ये खेती करवानी शुरू की थी। ठीक है, और वहाँ पर जो वर्कर्स काम करते थे उनको बहुत ज़्यादा उनके ऊपर बंदिशें लगाई हुई थी, उन्हें अपने घर पर जाने की इजाज़त भी नहीं होती थी, और उनके साथ बहुत बुरा बिहेवियर किया जाता था। वो लोग चाहते थे कि वो अपने परिवार से मिल सकें, ठीक है, उन्हें भी कुछ राइट्स हों। तो बहुत ज़्यादा वो अंग्रेज़ सरकार से नाराज़ थे। जब उन्हें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का पता चला तो वो भी इसका हिस्सा बन गए। ठीक है, और उन्होंने ज़बरदस्ती वो अपने घरों को चले गए। उन्होंने डायरेक्टली ये ऐलान कर दिया कि वो अब अंग्रेज़ों की कोई बात नहीं मानेंगे, क्योंकि ये भी एक नॉन कोऑपरेशन का तरीका है। ठीक है, तो उन्हें भी लगा कि ये बहुत अच्छा मेथड है और वो भी इसके कारण छुटकारा पा सकते हैं अंग्रेज़ों से। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं राजी।